एज पर 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं why और where the poem has been set, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बाद से आएंगे. Then what is the theme of that poem, उस poem का theme क्या है, and then what is the message it is going to convey, and of course what are the poetic devices that poem has used, या उस पोएम के अंदर कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइसेस जो है वो यूज हुए हैं. तो वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. फर्स्ट आई टेल यू डस्ट ऑफ स्नो. दिस इज द एंटायर पोएम. द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I do. Bas. You can see that this poem is so small. So it is about, सबसे पहले है, the poem is based on the theme of the curative nature of the curative power of nature. यानी कभी कभी क्या होता है, हम सबके साथ होता है, हम बैठे हुए होते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, लाइक समटाइम्स वी आर सो मच हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, आज हमारा अपने झगड़ा हो गया अपने फ्रेंड के साथ, वी हर्ड सम अनप्लेजेंट न्यूज. अब इन सब चीजों से क्या होता है, वी बिकम depressed, we become upset, and हम उसी चीज को जो है लेकर हमारा दिमाग उसी में लगा रहता है, यार मतलब कि why this has happened, why. The poet says that when you are going through any adverse situation, अगर आप जिंदगी में कभी किसी बैड सिचुएशन को फेस करते हो, and at that period if you experience the nature, तो आप देखोगे कि नेचर आपको जो है it gives you the power of healing. कैसे देता है, मतलब क्या वो हमारे को हील ठीक करता है? It is very simple. In this poem maybe the poet, it is set up in a place जहां शायद जो पोएट है वो पैदल चल के जा रहा है, he is bit, या फिर he was sitting under the tree and he was bit upset, and suddenly what happened is एक कौवा, crow, it shook that tree, वो जो ट्री था उसको उसने हिलाया, मे बी वो इट वॉज फ्लैपिंग इट्स विंग, वो उड़ने के लिए तैयार हो रहा था, एंड व्हेन इट वॉज फ्लैपिंग इट्स विंग तो इट वॉज कोल्ड विंटर, तो सडनली द स्नो फेल डाउन ऑन द पोएट, एंड जैसे ही वो ठंडा सा स्नो उसके ऊपर गिरा, मीन्स ही वॉज अपसेट, द कंट्रास्ट इज ठंडी सी स्नो उसके ऊपर आके गिरी, तो इट उसे अंदर से बहुत अच्छा लगा, ही फेल्ट वेरी नाइस फ्रॉम इनसाइड. उसको ऐसा लगा दैट ही हैड ऑलरेडी वेस्टेड मच टाइम, आज के पूरा दिन उसने जो है वेस्ट कर लिया था, बट राइट नाउ ही वॉज फीलिंग कि जो बचा हुआ दिन है, द टाइम विच इज left, at least he should not ruin it, उसको उसे खराब नहीं करना चाहिए. And therefore he gives a message that nature has the power to heal anything. Sometimes when, और ये हमारे ऊपर है कि हम चीजों को कैसे लेते हैं. How? In this poem you will see there are two symbols. पेपर में आएगा, आता है, मतलब
symbols: hemlock tree and crow. Hemlock tree and crow. Now crow, काला कौवा, और हम भी काला कौवा कब यूज करते हैं? नॉर्मली वी यूज इट फॉर समथिंग बैड, है ना? हम कौवा जो है वो गलत, मतलब उसमें हम बैड उसके लिए यूज करते हैं. हम ये नहीं बोलते कौवे जितने सुंदर हो. एंड हेमलॉक ट्री जो है, इट इज अ पॉइजनस ट्री. यानी कि ये दोनों जो है नेगेटिव है. दे आर द नेगेटिव एलिमेंट्स, whether it is the hemlock tree or the crow. Whereas आपका जो snow है, which is giving a cooling effect, that's a positive sign. So it is, he says that sometimes हम अपने day to day में we just ponder over our problems and worries. हम लोग क्या करते हैं? अपने दुख, अपनी उलझन, अपने उसी में हम उलझे रह जाते हैं. बट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. मतलब उसको जो है लगता है कि ही हैज वेस्टेड द टाइम एंड ही मस्ट यूटिलाइज द रिमेनिंग डे बाय पॉजिटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव एनर्जी. In another way, as I said, it is the same thing that nature has the extreme power of healing our wounds. Now let us come to the poem one by one. Then I'll tell you the figure of speech and then we will move to the next section. Right? The way a crow swooped down on me. मतलब here he wants to say that he was perhaps sitting or moving aside that tree and suddenly he realized, अचानक से the crow swooped down that tree from a hemlock, the dust of snow from a hemlock tree, and that was perhaps hemlock tree. Hemlock is a poisonous tree. उसके जो white flowers होते हैं, they are quite poisonous. Even though it was a hemlock tree, even though it was by the crow, but उसको ऐसा लगा when he perceived that snow, उसने जब वो ठंडे ठंडे स्नो को परसीव किया, अ चेंज ऑफ मूड. ही हैड अ चेंज इन हिज मूड. ही रियलाइज्ड द नेचर्स पावर एंड saved some part of a day, because he had already wasted one part of the day. So he had saved. उसने कहा जो बाकी बचा हुआ है, I am not going to waste it. I'm not going to waste it now sitting idly या फिर becoming sorrowful. दुखी होकर मैं जो हूँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. Of a day I had rued. Rued मतलब ruined, खराब कर दिया. So this is what we call as dust of snow. Now I am coming to the written part, that is your poetic devices. I would request each one of you to write down on the book or somewhere where you find that you want to write it, you can note it down. Either in a notebook you want to note it down, it is up to your wish. See, if you look into the on the screen first,
आप लोग देखोगे देयर इज नो कॉमा। अगर आप देखो तो द एंटायर पोयम में कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ एंड में आपका फुल स्टॉप है, राइट। देयर इज नो कॉमा इन बिटवीन। ऐसा लग रहा है द वे अ क्रो शुक ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे इट इज अ लाइन। देयर इज नो कॉमा व्हेन द लाइन चेंजेस। इसको हम लोग बोलते हैं एनजैम्बमेंट। इसको हम बोलते हैं एनजैम्बमेंट, यानी कि व्हेन देयर इज नो कॉमा और नो पंक्चुएशन। जब एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हैं तो नॉर्मली अगर आप बाकी पोएम्स देखोगे तो यू विल सी दैट देयर आर सम सम कॉमा, कुछ कॉमा लिखा हुआ है आपके, कुछ मतलब वो लिखा हुआ है, जैसे ये वाला देखो, इसमें ट्वाइस के बाद कॉमा लगा हुआ है, आइस के बाद यहाँ पर जो है यू आर हैविंग द फुल स्टॉप, बट इन दिस देयर इज नो कॉमा और नो फुल स्टॉप। तो ऐसे को हम बोलते हैं द पोएम इज रिटन इन एनजैम्बमेंट। Now the next is crow shook down on me. Crow shook down on me. If you see this, in this entire sentence, the vowel O is repeated. The vowel O is repeated. और जब आपके पोयम में किसी भी डिवाइस में वॉवल रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एजोनेंस। उसको हम बोलते हैं एजोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स। व्हेन द vowels are repeated. Alliteration. Rhyme scheme. The rhyming scheme. Crow. I hope everyone remembers how to take out the rhyming scheme. हमें जो है सबसे लास्ट वाला जो ये वर्ड होता है, दिस वी हैव टू सी एंड वी हैव टू सी वेदर दे आर राइमिंग विथ ईच अदर। क्रो, हम इसको लेंगे ए। मी, नाउ क्रो इज नॉट लाइक मी, क्रो ओ आ रहा है, मी में ई आ रहा है, तो दिस इज बी। स्नो, क्रो के जैसा स्नो, यानी कि ये भी ए। एंड ट्री, मी एंड ट्री इज सेम, सो बी, यानी कि द राइमिंग स्कीम इज ए बी।
So we have three assonance, alliteration, and enjambment are the poetic devices used in the poem, and the rhyming scheme is AB AB. Robert Frost has always been considered as a nature loving poet. इनफैक्ट जो उनका मैंने आपको बताया 12th में भी जो पोएम है, ही ऑलवेज टेक्स द सिंबल ऑफ द नेचर्स, जो नेचर में सिंबल है, लाइक यहाँ पर उसने हेमलॉक ट्री एंड क्रो को लिया, तो दीज टू आर द सिंबल फ्रॉम द नेचर, एंड ही टेक्स दैट सिंबल एंड ही ट्राइज टू कन्वे अ मीनिंग. मतलब वो नेचर के सिंबल को लेकर हम लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं. Like in 12th standard, we have a thing of beauty. Again, it is related to poem. तो उनके जितने भी काम है, that is of रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अगर आप देखोगे तो you will find that उन्होंने हमेशा नेचर को symbolize किया. In this poem, which is written in enjambment, that he was just passing or sitting under the tree, we don't exactly know. And he was upset, and that was a hemlock tree. Now hemlock tree is completely contrast to positivity, a poisonous tree. लेकिन हम सोचते हैं ना कि ये हेमलॉक ट्री है, ये पॉइजनस है, लेकिन उनका कहना है कि हर बुरे सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है. There is always something good in some bad situation. Even a hemlock tree can also give you some cooling effect. जरूरी नहीं है कि हेमलॉक ट्री का जो मतलब की जो फ्लावर है उसे हम खा के मर जाए. Even there is something good in bad situation. जैसे हम लोग एक फ्रेज कहते हैं, there is always a silver lining, there is always a silver lining in the cloud. तो उम्मीद, hope, it is always there. The situation may be adverse, but we may be having something good. So he has taken those two symbols as symbols which have changed his perception. Right? अब हमारा है second poem. बहुत अच्छा poem है. This is, again it is written only, if you see there are only 8 lines. It's not 9, it is 8. But still इस 8 लाइन के अंदर he has given us a very deep message of desire and greed. Fire and ice, though opposite figures. In another way, fire and ice is antithesis. Antithesis मतलब which is completely opposite in nature. Antithesis मतलब opposite in nature. मतलब हम बोलते हैं ना opposite words, तो antithesis. Fire गरम, ice ठंडा. Now what Robert Frost wants to say is, fire he has used for human desires, ambitions, greed, avarice. मतलब जो फायर है वो हमारे ग्रीड, लालच, हमारे एम्बिशंस. एम्बिशंस यहाँ पर दे आर नॉट द सिंपल एम्बिशंस. यहाँ एम्बिशंस आर टू बिकम रिच बाय बीइंग सेल्फिश. दूसरों को जितना मर्जी नुकसान पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई शुड नॉट हैव द हार्म. टू
बी ग्रीडी। एंड आइस जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द कोल्ड एटीट्यूड। आइस आपका जो है इट इज कोल्ड एटीट्यूड, इनडिफरेंस, हेट्रेड। cold is ice is representing hatred, indifference. Fire is representing our desires. अब सोचो, मतलब पोएट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है जो कि दुनिया को खत्म कर सकती है? राइट नाउ वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग डेली, मतलब अगर गलती से कभी टीवी डालते हैं तो दे टेल अस यूक्रेन में इतनी बम्बार्डिंग हो रही है, यूक्रेन में इतने लोग मारे जा रहे हैं। दैट इज बिकॉज हेट्रेड इज स्प्रेड। वी वांट टू kill each other for our hatred. On another word, we want to conquer the entire world. सब कुछ मेरे पास आ जाए, उसके लिए चाहे दूसरों को कितना भी नुकसान पहुंचे। Desires. तो ह्यूमन एम्बिशियस है, ग्रीडी है, तो क्या ग्रीड होगा तो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और हो सकता है एक दिन ये दुनिया जो है ग्रीड से खत्म हो जाए। लेकिन पोएट कहता है ऑन द अदर हैंड, अगर मैं देखता हूं, इफ आई सी हेट्रेड, हेट्रेड आपका जो है स्लो पॉइजन है। फायर जो है 1 मिनट में स्प्रेड होता है, फायर 1 मिनट में स्प्रेड होता है, वेरएज हेट्रेड यानी कि आइज आपका धीरे 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 काम करता है। बट वो कहता अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा ना, तो मे बी आइज इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो यहां आइज इज नॉट द सिंबल ऑफ आइज, यहां आइज इज द सिंबल ऑफ इनडिफरेंस, हेट्रेड, एंड फायर इज द सिंबल फॉर डिजायर्स, ग्रीड, एवरेज, मतलब हमारी जो डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, ओवर एम्बिशियस। He says, some say the world will end in fire. मतलब यहां पर he is taking 2 views, वो 2 views ले रहा है, opposite views. कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया जो है जब आग लगेगी तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ आग इज नॉट फॉर फायर, इट इज फॉर द डिजायर्स। व्हेन पीपल बिकम सेल्फिश, व्हेन पीपल बिकम ओवर एम्बिशियस, so that will destroy the world. Some say in eyes, लेकिन जो दूसरे लोग हैं ऑपोजिट में, जो दूसरे हैं, उनका मानना है कि आइज से नहीं, हम जो एक दूसरों के लिए हेट्रेड रखते हैं, कोल्ड कंटेम्प्ट रखते हैं, एक दूसरे से इनडिफरेंट हो जाते हैं, उससे दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन उसका पर्सनल मानना है, मतलब पर्सनली ही बिलीव्स, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब मैंने जितना एम्बिशन को देखा है, समझा है, द वन विच आई हैव अंडरस्टूड, I hold with those who favor fire. मतलब he is in favor of fire. उसको लगता है that world will end when people become over ambitious. But if it had to perish twice, अगर उसे 2 बार खत्म होना होगा, perish मतलब to become, to destroy, अगर उसे 2 बार खत्म होना होगा, then I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great. कहता है कि मैंने देखा है दुनिया में इतना hatred है, that even that hatred would end up in the world to end. मतलब वो जो हेट्रेड है वो भी दुनिया को एक दिन खत्म कर देगी। इट्स नॉट ओनली द फायर, बट इवन हेट्रेड कैन ऑल्सो
help in ending this world and would suffice. Suffice मतलब it is sufficient. इतना hatred है दुनिया में, it is sufficient that the world will perish one day. The world will come to an end one day. So in another word, we can say that there are two groups. एक जो लोगों को लगता है because of over ambition, greed, desires, people are going, the world is going to end up. Whereas there is second group which believes that it would be only because of the what we call as hatred, what we call as indifference, that the world will have a catastrophic end. कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी. कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी. इवन दो मतलब एक तरफ से अगर हम देखें तो उसका कहना है कि अर्थ का जो कोर है, जमीन, वो इतना गर्म हो जाएगा that the earth will end. On the another hand, he says that even ice अगर मेल्ट होकर आ गया ना, वो भी एंड हो जाएगा. But the fire is for the desires and the ice is for the emotions, the hatred, the indifference which will slowly kill us. So there is a contrast between fire and ice. Fire, desires, whereas ice, hatred. In this poem, you have number of what we call as poetic devices. उसमें तो आपके 3 थे, इसमें आपके बहुत सारे हैं. जब कोई भी वर्ड अगले अगले लाइन में, नॉट विद इन द लाइन, अगले अगले लाइन में आता है, जैसे यहां लिखा सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फिर अगले लाइन में लिखा हुआ सम से इन आइस, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाफोरा. ANAPHORA. एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब हो जाता है when any word is repeated in the consecutive lines. And इनमें आपका जो है some has been repeated in the first and second line. Then this one, I hold with those, मतलब पूरी लाइन को मैं ले रही हूं पहले. I am taking the entire line. I hold with those, इसके अंदर जो vowel O है, it has been repeated. So it is आपका assonance. Favor, fire. Favor, fire. In this, the letter F is repeated. Favor, fire. In this, the letter F is repeated. Similarly, the word W, will, W is repeated. So this becomes alliteration. It becomes alliteration. In the overall, we can say that we have anaphora, one, that is when the words are repeated in the consecutive lines. Assonance,
repetition of vowels in a sentence, enjambment, when the sentence moves without any punctuation marks, alliteration, repetition of the first letter consonant with the same sound. अभी मैं जब आपको poetic devices when I'll be sharing with you, you have to read it. कभी कभी क्या होता है, like there are words like G and J. G आपका and J. If both of them are giving the same sound, then we call it as alliteration. जैसे ज, जॉर्ज, जॉन दोनों ज दे रहा है तो it will become alliteration. So alliteration we have, that is favor, fire, world, will. The the rhyming scheme is ABAA for the first and ABABA for the second. The words fire and ice are opposite, they are antithesis and they have been personified. मतलब वो ये चीज कर सकते हैं. The fire has the power to destroy. The ice has the power to destroy.